जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का ज्योग्राफी का क्लास है। हिस्ट्री में 4 लेसन तक हम लोगों ने समाप्त कर चुका था। अब आज ज्योग्राफी का है भूगोल, इकाई अंग है एक का। तो इसमें है शक्ति ऊर्जा संसाधन, यानी शक्ति और ऊर्जा संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं, पार्ट 1 है। पहले तो हमें जानना है शक्ति, व्हाट इज पावर, क्या होती है शक्ति। तो शक्ति ऊर्जा का ही एक कुंजी है। शक्ति क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी ऊर्जा से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। और मानव को सदियों से विभिन्न क्रियाकलापों से, चाहे वो जैव हो या अजैव हो, उसे शक्ति प्राप्त होती आई है। यानी अनेक प्रकार से शक्ति प्राप्त होती आई है। मानव के प्रारंभिक चरणों में अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रयोग करके, या फिर पशुओं के कार्य द्वारा, या अपने किसी भी क्रियाकलाप द्वारा मानव संसाधन में शक्ति का उपयोग करता रहा है। लेकिन इस शक्ति का ज्यादा मांग बढ़ गया औद्योगिक क्रांति से। 18वीं सदी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, उससे शक्ति संसाधन पर विशेष जोर दिया गया और यह धीरे धीरे भारत में ही पुनः स्थापित हो गया, क्योंकि भारत उस समय इंग्लैंड का उपनिवेशिक था। तो इंग्लैंड वाले लोगों ने भारत में भी शक्ति संसाधन की खोज में अपना दिमाग लगाया कि यहाँ से भी हम शक्ति संसाधन को उत्पन्न करें, ताकि हम यहाँ रहते हैं और यहाँ से ऊर्जा और को प्राप्त कर सके। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा, ये सभी वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। यानी पूछेगा इनमें से कौन सा वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा, ये सभी आ जाएंगे आपके आणविक ऊर्जा स्रोत में। अब देखते हैं शक्ति के प्रकार। शक्ति के प्रकार 2 हैं, उपयोगिता के आधार पर और स्रोत की स्थिति के आधार पर। यानी कह रहा है शक्ति संसाधन को वर्गीकृत किया गया है उपयोगिता के आधार पर, और दूसरा कह रहा है कि स्थिति के आधार पर। उपयोगिता के आधार पे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत शक्ति और एक होता है समापनीय शक्ति। सतत शक्ति कहने का मतलब है जो कि पुनः निर्माण कर सकते हैं, यानी वैसी शक्ति जो लगातार खत्म ना हो सके, यानी बहुत लॉन्ग टाइम पे खत्म हो, यानी जो तुरंत समाप्त न हो। और समाप्त शक्ति को बोलते हैं यानी जो पुनः एक सीमा के बाद समाप्त हो जाए। जैसे सौर ऊर्जा समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है, लेकिन वही कोयला समाप्त होने वाली संसाधन है। पवन ऊर्जा समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है, लेकिन वही आपका जल समाप्त होने वाला संसाधन है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप से होते हैं उपयोगिता के आधार पर। कह रहा है कि सौर ऊर्जा, भूमिगत ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, प्रवाहित जल, जो जल बह रहा है वह जल का एक सतत शक्ति है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं तापीय ऊर्जा शक्ति, ये सभी किसके है? समापनीय संसाधन के स्रोत हैं। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन को देखते हैं हम लोग। उपयोगिता के आधार पर क्या क्या है तो उपयोगिता के आधार पर कह रहा है कि इसे 2 भागों में बांट गया है। पहला जो भाग है वो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जिसमें कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी खनिज। यानी पहला जो उपयोगिता के आधार पे जो पहला पार्ट है, उसमें आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये सभी आ जाएंगे। और इसका दूसरा जो भाग आएगा वो विद्युत आ जाएगा, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से ही प्राप्त होता है। यानी विद्युत कैसे प्राप्त होता है? या तो जल से प्राप्त होता है या तो कोयला से प्राप्त होता है। तो ये प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से निर्माण होने वाले जो रहते हैं वो द्वितीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब देखिए स्रोत की स्थिति के आधार पर तो कह रहा है कि स्रोत की स्थिति के आधार पर भी खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कह रहा है छन्नशील खनिज। छन्नशील खनिज में आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं आणविक खनिज आ जाएगा। यानी छन्नशील यानी तुरंत समाप्त होने वाले संसाधन। यानी स्थिति के आधार पर भी 2 प्रकार के, एक छन्नशील है और एक अछन्नशील है। यानी छन्नशील संसाधन यानी वैसे संसाधन जो पुनः तुरंत समाप्त हो जाए, और अछन्नशील संसाधन यानी जो जल्दी समाप्त न हो। जैसे ही कह रहा है प्रवाहित जल, यानी जो जल बह रहा है, चाहे वो समुद्र का हो, सागर का हो, नदियों का हो, कोई भी हो सकता है। पवन, लहरें, जो तूफान उठते हैं, वो सौर ऊर्जा, ये सब अछन्नशील संसाधन में है, यानी जल्दी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। अब कह रहा है संरचनात्मक गुणों के आधार पर भी एक और चीज इसमें जोड़ दिया, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, गुण के आधार पर भी खनिज संसाधन को जोड़ा गया है। तो देख लीजिए उसमें क्या है। तो कह रहा है कि जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक आप लोग नाम सुने हैं, बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो साइंस के हो या फिर आर्ट्स में हो, ज्योग्राफी में हो।
तो कह रहा है कि मानव एवं प्राणी शक्तियों को जैविक शक्ति जैसे कि जल शक्ति, पवन शक्ति, ऊर्जा शक्ति और ईंधन शक्ति, ये सभी जैविक शक्ति में आते हैं, लेकिन अजैविक स्रोत के अंतर्गत भी रखा जाता है। यानी इन स्रोतों को जैविक शक्ति के तहत रखा जाता है और अजैविक शक्ति के आधार पर भी रखा जाता है। कह रहा है शक्ति स्रोतों को समय के आधार पर भी पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में बांटा गया है। यानी पारंपरिक कहने का मतलब है कि जिसका पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, और अपारंपरिक का मतलब होता है इससे उल्टा होता है, यानी पुनः उसको निर्माण कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय नया निर्माण कर सकते हैं, अनवीकरणीय नहीं निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक में उल्टा होता है, यानी उसको निर्माण नहीं कर सकते हैं, और गैर पारंपरिक का मतलब उसे निर्माण कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को पारंपरिक में रखा गया है, यानी इसको पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने इत्यादि को गैर पारंपरिक में रखा गया है कि इनको पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं, यानी जो समाप्त होने वाले न हों। आधुनिक काल में कह रहा है कि शक्तियों के स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और प्रवाहित जल और आणविक खनिज का अध्ययन से के साथ साथ सौर शक्ति, पवन शक्ति, ज्वारीय शक्ति, भूतापीय शक्ति और जैव शक्ति का भी अध्ययन किया जा रहा है। यानी आधुनिक समय में इन सभी चीजों पे भी फोकस किया जा रहा है कि अगर बाय द वे वो चीज समाप्त हो जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, तो फिर हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलेगी कहां से। तो इसलिए इन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब कह रहा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, जीवाश्म ईंधन ये सभी आ जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ इसी के चलते, क्योंकि आप लोग को ये दिखता रहे। ठीक है, तो कह रहा है कि कोयला, कोयला कहने का मतलब है, कोयला में देखिए कह रहा है कोयला शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोयला का एक शक्ति ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 जनवरी 2008 में भारत में 1200 मीटर की गहराई पर पाए जाने वाला कोयला के कुल अनुमानित भंडार 24,454 करोड़ टन आंका गया, लेकिन 2007-8 में कुल कोयला का उत्पादन था 456.373 मिलियन टन। तो इन कोयलाओं को भंडार के आधार पर क्या किया गया है, बांट दिया गया 2 भागों में। पहला है गोंडवाना समूह, यानी जैसे जैसे हमारी धरती के अंदर अनुमान लगाया कि कितना हमारे यहाँ कोयला का भंडार है, तो भंडार के अनुसार 2 भागों में हम लोगों ने बांट लिया। पहला कह रहा है कि यह समूह गोंडवाना समूह आता है, जो कि भारत में 96% कोयला है। यानी गोंडवाना समूह में भारत में कितना कोयला है, 96%। क्वेश्चन पूछता है गोंडवाना समूह में कितना कोयला है, 96%, लेकिन कुल उत्पादन का ये 99% है। लेकिन उत्पादन के अगर पूछे, भंडारण में 96% और उत्पादन में 99%। यह कोयला का निर्माण करा है कि 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। यानी जो कोयला है ये आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कोई प्राकृतिक आपदा के कारण जो वस्तुएं, जो पेड़ पौधे जो धरती के अंदर दब गए थे, उससे निर्माण हुआ। यानी 20 करोड़ वर्ष पुराना गोंडवाना समूह का कोयला है। और गोंडवाना समूह में 4 नदी घाटियां पाई जाती है, दामोदर नदी घाटिया, सोन नदी घाटिया, महानदी घाटिया और वर्धा गोदावरी घाटिया। ये 4 नदी घाटियों के जो क्षेत्र में आता है वो कौन होता है, तो गोंडवाना समूह का कोयला होता है। फिर दूसरा जो हो गया टार्सियरी समूह का कोयला हो गया। गोंडवाना समूह के बाद टार्सियरी समूह का कोयला का निर्माण हुआ, जो कि 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी ये कितना पुराना है, 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। और टार्सियरी कोयला समूह में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैंड पाया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है वो टार्सियरी समूह का कोयला होता है। और कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार का मैंने यहाँ आपको बताया है। कोयला 4 प्रकार कौन है, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। पूछता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट। इसकी क्वालिटी मापी जाती है इसके अंदर पाए गए कार्बन से, तो इसमें 90% कार्बन होता है। बिटुमिनस जो उससे कम होता है, इसमें 70 से 90% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 30 से 70% कार्बन होता है। और पीट कोयला जो होता है सबसे घटिया कोयला। अगर पूछेगा कि सबसे घटिया कोयला कौन है, यानी सबसे खराब कोयला कौन है, तो पीट कोयला हो, तो उसमें मात्र 30% ही कार्बन होता है। अब इस कारण को जान लेते हैं। तो एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें कार्बन 90% होता है और ये धुआं कम देता है और अत्यधिक उष्मा देता है। और ये धातु को गलाने के काम आता है। पूछेगा कौन सा कोयला धातु को गलाने के काम में आता है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया, जिनको गलाने का काम कौन होता कोयला करता है, तो आपका ये एंथ्रासाइट कोयला करता है। दूसरा बिटुमिनस है, इसमें 70 से 90% कोयला कार्बन पाया जाता है। और ये परिष्कृत या कोकिन कोयला बनता है, यानी इसको परिष्कृत करके कोकिन कोयला बनाया जाता है। पूछेगा कौन से कोयले को परिष्कृत करके कोकिन कोयला बनाया जाता है, तो बिटुमिनस को। भारत में अधिकतम कोयला
की श्रेणी इसी की है, यानी सबसे ज्यादा भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। लिग्नाइट यह निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें कार्बन 30 से 70% होता है। यह कम ऊष्मा और धुआं ज्यादा देता है, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, यानी लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि भूरा कोयला इसे कहते हैं, भूरा कोयला, यानी भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट कोयला को, याद रखिएगा। भूरा कोयला में पूछा कार्बन की मात्रा कितनी, तो कितना है 30 से 70% होता है। अब पीट कोयला, इसमें 30% कार्बन पाया जाता है और ये सिर्फ क्या होता है, धुआं देता है, बहुत कम जलता है, ये दलदली भागों में पाया जाता है। अब हम लोग गोंडवाना समूह के कोयला के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे।